वेलकम बच्चों, सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 34 जो 10वीं क्लास की है और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ से संबंधित है। आप सभी को पता है कि ये इतिहास का हमारा पहला पाठ है और पिछले सप्ताह में भी 3 वर्कशीट के द्वारा हम इस पाठ के बहुत सारे पहलुओं को समझ चुके हैं। तो आइए देखते हैं इस वर्कशीट के माध्यम से हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था और किन कौन सी घटनाएं हुई थी। लेकिन जब 1848 के बाद की हम बात करेंगे तो वहां तक आते आते यूरोप में जो राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। यानी जो राष्ट्रवाद का जनतंत्र के लिए एक पहल चला था वो अलग होने लगा और उसका जो उपयोग है वो रूढ़िवादियों ने राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। किस लिए? अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए, अपने पावर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, न कि जनता की पावर को बढ़ाने के लिए। ध्यान देने वाली बात है, जो कि क्रांति जो हुई थी उसमें जनता के अधिकारों को बढ़ाने की बात हो रही थी, लेकिन 1848 के आते आते राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल रूढ़िवादियों ने किया राज्य सत्ता को में अपने पावर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसी समय मध्यम वर्गीय जो लोग थे उन लोगों को तो एक बार लगा कि राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया महासंघ बना करके, लेकिन वो चीज़ें वो नहीं चल पाई क्योंकि राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर उसे दबा दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो राष्ट्र राज्य जिस भाव से चला था वो एक तरह से दूसरे चरण में राज्य सत्ता राजशाही को बढ़ाने की तरफ एकत्रित करने की तरफ मुड़ गया। और लेकिन इसका एक कुछ फ़ायदा भी रहा। फ़ायदा ये रहा कि राजशाही जो शासन रहा वो उसने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन को बल दिया और यूरोप के कई देशों में एकीकरण की प्रक्रिया चल निकली। तो आइए इसी में देखते हैं जर्मनी और इटली के एकीकरण की बारे में जानते हैं और उसकी घटनाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया 1866 से शुरू होकर 1871 तक चली थी और उसके बाद पूरी हो गई थी। तो देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के मुख्य पहलू क्या क्या थे। सबसे पहले देखते हैं जो पहला ही इसमें पॉइंट दिया है कि एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ। जर्मनी के जो विभिन्न राज्यों में बटा पड़ा था उसमें प्रशा सबसे महत्वपूर्ण, बड़ा और सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसीलिए एकीकरण की पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व भी प्रशा ने ही किया। प्रशा का जो प्रधानमंत्री थे ऑटोवन बिस्मार्क, उसने इस एकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑटोवन बिस्मार्क की जो ब्लड एंड आयरन नीति थी, लौ एवं रक्त नीति जिसे हम कहते हैं, उसको उसने अपनाया। उसने राज्यों के एकीकरण के लिए, एक करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किया और साथ साथ उसने सैन्य तलवार की जो ताकत का सहारा होता है उसने भी लिया, युद्ध का सहारा लिया। और जहां जिन लोगों ने नहीं माना वहां पर युद्ध करके, जीत करके, अपने कूटनीतिक अभियानों को चला करके पूरे जर्मनी को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये दिख रहा है, 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। जो 7 वर्ष का ये युद्ध दिखाया गया इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में किसकी जीत हुई? प्रशा की जीत हुई। प्रशा ही एकीकरण कर रहा था, तो प्रशा की ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस तीनों से जब युद्ध में जीत हुई तो इन देशों ने जर्मनी के जिन हिस्सों पर कब्जा कर लिया था उसे ये छुड़ा करके वापस लेने में, यानी जर्मनी में वापस मिलाने में सफल हुए। तो ये भी प्रक्रिया, एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जब ये एकीकरण की प्रक्रिया हुई 7 वर्षों के युद्ध के पश्चात, तो जो प्रशा का राजा था विलियम प्रथम, केसर विलियम प्रथम, 1871 में उसको नए साम्राज्य का राजा बना दिया गया। और इस तरह से एकीकरण करके यूरोप में जो प्रेशिया था उसको महाशक्ति के रूप में स्थापित हो गया, क्योंकि उसने अन्य जर्मन राज्यों को एक करके अपने अंदर समाहित कर लिया और नए जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ। अब जब ये एकीकरण संपन्न हुआ तो उसमें कुछ बदलाव किए गए और वो बदलाव किए गए नए जर्मन राज्य में मुद्रा,
बैंकिंग, न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पे जोर दिया गया ताकि लोगों की सुविधाएं बढ़े और देश के अंदर के मूवमेंट में एकत्व का भाव पैदा हो, और इस तरह से जर्मनी तरक्की के रास्ते पर चल दिया। तो इस तरह से जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो आइए चलते हैं इटली की तरफ और देखते हैं इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को। अब यहाँ देखेंगे आप, इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो चली है 1859 से 1870 तक। यहाँ भी आप देखेंगे कुछ वैसे ही हुआ है। जैसे इटली जब इस समय तक इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, तो एक चुनौती थी कि उन 7 राज्यों को एक किया जाए, इटालियन अस्तित्व को प्रचारित प्रसारित करके, अस्मिता को बढ़ा करके और उन राज्यों को एक करके एक समर्थ और एकीकृत इटली की स्थापित की जाए। ठीक है। अब जैसे पिछले उसमें वर्कशीट में हमने देखा था कि जोसेफ मैत्सिनी के बारे में हमने जाना था। इसने भी इटली के एकीकरण के लिए बहुत प्रयास किया और इसने अपने सिद्धांतों के द्वारा प्रचार प्रसार किया कि हमें इटली को एक करना चाहिए। इसने आपने पढ़ा होगा कि इसने कई गुप्त संगठन भी बनाए थे, कार्बोनारी, यंग इटली बनाए थे संगठन, और उनके माध्यम से इटली के एकीकरण के लिए यह लगातार प्रयास कर रहा था। तो 1830 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह असफल हो गए। 1830 और 48 में क्रांतिकारी विद्रोह किए गए थे जो असफल हो गए, सफल नहीं हुए। 1859 में देखिए, फ्रांस से सार्डिनिया पिटमांड ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की। सार्डिनिया पिटमांड जो था एक राज्य था, उसने फ्रांस से कूटनीतिक संधि की। ठीक है। और उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। ये कहा जाता है कि इस कूटनीति में ऐसा था जिसमें फ्रांस की मदद ली गई, लेकिन फ्रांस की किसी तरह की अधीनता स्वीकार नहीं की गई, बल्कि उसका इस्तेमाल ऑस्ट्रिया को हराने के लिए किया गया। तो इसमें इस संधि में इटली को प्राप्त हुआ था, खोया कुछ नहीं था। इसीलिए इसको एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक चाल कहा जाता है। अब ये प्रक्रिया 1861 में एमेनुअल द्वितीय, जो सार्डिनिया पिटमांड का प्रमुख था, राजा था, को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। तो और इस तरह से इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। हालांकि 61 के बाद भी कुछ राज्यों पर अभी अधिकार करना या वर्चस्व कायम करना बाकी रह गया था, जिसे आगे के समयों में किया गया और जैसे चलकर 1870 में ये प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं इटली के एकीकरण को पूरा कराने में 2 महान शख्सियतों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जिसे यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला है ये चित्र जो दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, काउंट कैमिलो दे काउर। इसको काउंट काउर भी कहा जाता है। देखिए, सार्डिनिया पिटमांड का प्रमुख मंत्री था। अभी हमने ऊपर देखा इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिटमांड जो था वो महत्वपूर्ण रोल था और ये वहाँ का मंत्री था। मेन दिमाग कूटनीतिक प्रयास इसी व्यक्ति का था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है। न तो ये क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास करता था, बल्कि राजतंत्र में विश्वास करता था, लेकिन इटली को एकीकृत करना चाहता था। और जो फ्रांस के साथ चतुर संधि की गई थी उसमें इसी व्यक्ति की कूटनीतिक बुद्धि थी, जिसमें इसने फ्रांस को कोई सरेंडर नहीं किया, कोई उसके अधिकार भी स्वीकार नहीं किया और उसका इस्तेमाल ऑस्ट्रिया के खिलाफ किया और ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त किया और जर्मनी को एक करने में इटली को एक करने में मदद की। ये इटली को एक करने में सफल हुआ। आइए देखते हैं दूसरा शख्सियत, जोसेपे गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। जो रोल बिस्मार्क ने जर्मनी को एकीकरण में किया था, वही कुछ उसी तरह का रोल गैरिबाल्डी ने इटली को एकीकरण में किया था। ये आप देखेंगे कि वो नियमित सेना का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसने एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। वो जनरल सैनिक नहीं था, लेकिन नेतृत्व किया। और आप देखेंगे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेन शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहा। ये गया था वहाँ पे, स्थानीय किसानों लोगों को समझाया और उनके विचार जीता, उनके विश्वास जीता
और जो दक्षिण इटली के जो अन्य जो स्पेन के जो शासक के प्रभाव पहुंच गए थे, उनको वहां से भगाने में ये सफल होता है। तो इसीलिए इसके कूटनीतिक प्रयास को विशेष महत्व दिया जाता है और उसी ने दक्षिण इटली व सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। उन इलाकों को जीत करके अपने बस में लेकर अपने अधीन करके इसने इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया और इस तरह से इटली के एकीकरण का प्रक्रिया संपन्न हुई। तो इस तरह से उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न है इटली के एकीकरण पर निबंध लिखिए। बच्चों देखिए, आप अपने किताब की मदद ले सकते हैं और इस वर्कशीट की मदद से ही आप प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे और लिखेंगे, और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं क्योंकि वो भी लिखनी एक कला है। तो आइए देखते हैं कि इस वर्कशीट में इस प्रश्न का उत्तर कहाँ है और किस तरह से हमें लिखना है। इटली के एकीकरण पर निबंध लिखना है। निबंध लिखने के लिए देखिए, ये जो यहाँ से इटली के एकीकरण के बारे में ये 5 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इन्हीं 5 पॉइंटों के आधार पर हमें निबंध लिखनी है। ठीक है, इसके साथ साथ आप काउंट कैमिलो द काउर और गैरीबाल्डी के बारे में भी उसमें शामिल करेंगे। यानी आपको ये जो यहाँ से पूरा ये कंटेंट है, इसी के आधार पर ये निबंध लिखनी है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोग लिख लेंगे। इसी को लिखना है, आप इसी चीज़ को भी अगर लिख लेंगे तो वो एक इटली के एकीकरण पर निबंध हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप उम्मीद है लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना? इसका भी उत्तर आप इसी में से ढूंढ सकते हैं। एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना? आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर लिखा हुआ है केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। तो सिंपल सा है, इसका उत्तर केसर विलियम प्रथम होगा जिसे एकीकृत जर्मनी का राजा बनाया गया था। तीसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या घटनाएं थी? तो इसका भी सिंपली उत्तर ऊपर ही है कि जर्मनी के एकीकरण की ये विशेषताएं, आपको जो 5 विशेषताएं दी हुई हैं, इन्हें ही आप क्रम में लिख सकते हैं। ये जर्मनी के एकीकरण की विशेषताएं हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र और राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता गया? यानी राष्ट्रवाद जो लोकतंत्र से दूर होता गया, राष्ट्रवाद की जो भावना थी। तो इस प्रश्न के उत्तर भी आप देखेंगे सबसे पहला वाला ही जो पैरा दिया हुआ है उसी में है, और इसमें हमने शुरू में चर्चा भी की थी कि भी राष्ट्रवादी जो भावना का इस्तेमाल, शुरू में देखिए लिखा हुआ जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। कि ऐसा क्यों होने लगा? क्योंकि उस समय के जो रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। किस चीज़ के लिए? राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए। पहला आप उसका पॉइंट लिख देंगे कि तत्कालीन रूढ़िवादियों ने राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, कई बार राष्ट्रवाद को जनतंत्र जोड़ने से यानी राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया, मगर यह राजशाही फौज द्वारा दबा दी गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1848 के बाद यूरोप में जो राष्ट्रवाद था वो लोकतंत्र की व्यवस्था से दूर होता गया, हालांकि उसे बाद में राष्ट्र राज्य की तरफ बढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए कॉपी और कलम निकालिए और इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए और भेज दीजिए अपने सर जी को, ताकि वो देख सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। तब मिलते हैं अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।